हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं प्रतीक श्रीवास्तव, लॉ फैकल्टी इन स्किल मंत्रा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे आपकी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। लास्ट टर्न पे मैंने आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन दिया था, अब उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली लॉ होता क्या है, लॉ के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब जहां पर लोगों का शासन है, जहां पर पब्लिक का रूल है। पब्लिक का रूल कैसे है, यहां पर गवर्नमेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, पब्लिक वोट डालती है, यानी पब्लिक अपना लीडर चुनती है। ठीक, तो जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको पब्लिक इलेक्ट करती है, और वही पार्लियामेंट के लोग लॉ बनाते हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो भी लॉ बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है, और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को पब्लिक इलेक्ट करती है। तो इस वजह से इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है। देखिएगा, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज। पार्लियामेंट, अब देखिए, पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। देखिए, द प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स लॉ में अप्लाई अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया और स्पेसिफिक रीजन्स। अब देखिए, दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनता है, पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, जब लोकसभा से पास हो जाता है उसके बाद में राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। जब राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसेंट देते हैं, तब जाकर के वो बिल लॉ बनता है। अब वो लॉ अप्लाई कहां होता है? पार्लियामेंट के पास में पावर है पूरे देश के लिए कानून बनाने की। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है वो पूरे देश में बनता है। और पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट के लिए लॉ बनता है वो स्टेट असेंबलीज बनाती हैं। तो जो पार्लियामेंट के पास में पावर है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाने की है। इवन अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी रीजन के लिए भी लॉ बना सकती है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए भी लॉ बना सकती है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा। स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो लॉ बनाएगी वो लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? केवल और केवल उस स्टेट की टेरिटरी तक एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉ बनाया या यूपी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो वो लॉ केवल और केवल जो यूपी की टेरिटरी है या जो जो महाराष्ट्र की टेरिटरी है, केवल वहां तक अप्लाई होगा, उसके बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 precursor to the constitution shifted governance from unitary to federal, dividing powers between the center and states। देखो, पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले देश में मेन लॉ कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 यानी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1935 में हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हुआ, तो उसमें यह बोला गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी होगा या फेडरल होगा। अब यूनिटरी और फेडरल होता क्या है? यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, जहां पर सारी चीजें एक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या होता है? सारी की सारी पावर एक आदमी के पास में आ जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। दिस इज यूनिटरी फीचर। फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है? फेडरल को बोलते हैं संघात्मक, जहां पर चीजें अलग अलग डिवाइड होती हैं, संघ में डिवाइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हमारे यहां ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब हमारे यहां दो गवर्नमेंट होती हैं, एक स्टेट की यानी कि राज्य की, और एक होती है देश की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या है? ये फेडरल फीचर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया को यूनिटरी की तरफ ले जा रहा था, यूनिटरी फीचर्स की तरफ ले जा रहा था, जहां पर केवल एक राज होता था। एक राज किसका होता था? किंग का, क्योंकि अंग्रेजों में तो महाराजा होते हैं ना, किंग होते हैं, तो वहां पर यूनिटरी सिस्टम था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें फेडरल सिस्टम भी डाला गया। और अगर आज की तारीख में पूछा जाए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फेडरल है, तो आज की तारीख में मेन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। हालांकि कुछ फीचर्स यूनिटरी के भी हैं,
तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, लेकिन मेन फीचर इसके फेडरल के हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हमारे देश में अप्लाई होता था, उसमें सारे के सारे रूल्स केवल और केवल यूनिटरी के बनाए गए थे, यानी पूरी की पूरी पावर एक जगह पर आती थी। अब पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता था, फेडरल कोर्ट होती थी। फेडरल कोर्ट वही सबसे बड़ी कोर्ट होती थी। फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वही फुल एंड फाइनल। जैसे आप लोग देखते नहीं होंगे, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो पुरानी फिल्में हैं, कि जैसे कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है पुराने समय की, जैसे भगत सिंह की कोई फिल्म देखिए या कोई आज़ादी वाली फिल्म देखिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2-3 लोग जज की जगह पर बैठे हुए हैं बेंच पे, ठीक है, 3 जज बैठे हुए हैं, उनके वाइट कलर की विग उन्होंने पहनी हुई है, अपने बालों में लगाई हुई है। तो वो बेसिकली फेडरल कोर्ट थी, और फेडरल कोर्ट का डिसीजन हमेशा फाइनल डिसीजन होता था। जैसे भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी फेडरल कोर्ट ने दी थी। अब जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो फेडरल कोर्ट की जगह पर आ गई सुप्रीम कोर्ट। आज की डेट में हमारे देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए 1937 से 1949 तक फेडरल कोर्ट थी, उसके बाद में प्रीसीडेड द सुप्रीम कोर्ट, हैंडलिंग सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स एंड एडवाइजिंग ऑन पब्लिक मैटर। सुप्रीम कोर्ट के पास में सब्सटेंशियल पावर है। अगर कोई भी सिविल केस है, उसमें अगर कोई भी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई क्रिमिनल केस है, उसमें लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इवन पब्लिक मैटर्स पे भी सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे देती है। जैसे कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट की गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकती है। और अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसको कोई भी डिसीजन देना होगा, तो वो डिसीजन भी दे सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी कानून बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, या गवर्नमेंट ने अपनी पावर के बियॉन्ड में जाकर के लॉ बना दिया, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि उस बने बनाए कानून को भी वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो आज की तारीख में जुडिशियल अथॉरिटी में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो अब सबसे पहले, अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेन देता है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से कानून बना सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, इनकी क्या पावर्स होगी, ये कैसे अपनी पावर्स पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट। देखिए 2 तरीके के राइट होते हैं। एक राइट वो होते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज होते हैं। जैसे आपने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया, आपने उसको बोला कि मैं तुम्हें 1000 kg शुगर सप्लाई करूंगा 50 रुपीज के हिसाब से। तो 1000 kg शुगर 50 रुपीज के हिसाब से 50,000 की हुई, आपने शुगर सप्लाई कर दी। अब आपके पास में एक राइट आ गया, किस बात का राइट आ गया, कि आप उससे 50,000 रुपए रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके पास एक अधिकार आया। लेकिन ये अधिकार आपके पास में क्यों आया, आपने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था शुगर सप्लाई करने को लेकर के। तो उसी तरीके से दो तरीके के राइट होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और एक होता है बेसिक राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज होते हैं, आपने कुछ कंडक्ट किया है, आपने कुछ काम किया है जिसकी वजह से आपको यह अधिकार मिला है। बेसिक राइट बाय बर्थ होते हैं। अगर कोई भी पर्सन इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो अपने साथ में कुछ अधिकार लेकर के पैदा होता है। ये अधिकार उसको किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं, ये अधिकारों के लिए उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना पड़ता है, ये राइट्स उसको बाय बर्थ मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इवन गवर्नमेंट भी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी काम किया जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस केस में हमारे पास में यह भी पावर है
कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और यह भी अपने आप में एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाने का और हाई कोर्ट में जाने का। यहां पर भी गवर्नमेंट हमको रोक नहीं सकती और यह पावर भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। तो अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। Constitution of India 1950 outlines the democratic framework and law making process। तो Constitution of India बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस बताता है कि लॉ बनता कैसे है और कैसे इंडिया को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में डाला गया है। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेसिफाइज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। डिफाइंस द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी बताई गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको मेन सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। और लगातार आप जो भी क्लासेस होंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास में नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी भी क्लासेस आगे आएंगी इसमें वो सारी के सारे नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेंगे। और इन सारी क्लासेस का आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आगे। और बहुत ही जल्द इसके हम लोग नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड करेंगे, तो वो नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए बने रहिए स्किल मंत्रा के साथ में। अगली क्लास में मिलते हैं।